खबर का रुख कर लेते हैं। शिक्षा का मानव जीवन में बेहद अहम योगदान है। शिक्षा के माध्यम से ही हम अपना विकास कर सकते हैं और देश के विकास में योगदान दे सकते हैं। इसी मुद्दे पर सहारा समय संवाददाता अंकित तिवारी ने दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर के अग्रवाल से खास बातचीत की। तो देश के विकास के लिए शिक्षा का बेहद अहम योगदान है। अगर आपको देश का विकास करना है और साथ ही साथ खुद भी विकसित होना है तो आपको शिक्षित होना पड़ेगा। फिलहाल शिक्षा के मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मशहूर शिक्षाविद और साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष डॉक्टर के अग्रवाल सर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और देखा जाए तो बहुत सारी आपकी उपलब्धियां रही हैं, बहुत सारी स्कीमें आपने चलाई हैं, बहुत सारे पदों पर आप रहे हैं। किस तरह से आप देखते हैं, अब आपको नया पद मिल गया है, कितना चुनौतीपूर्ण आप इस पद को मानते हैं? ऐसा है अंकित जी, ये विश्वविद्यालय मेरे हिसाब से एक तरह से वर्ल्ड का यूनिक एक्सपेरिमेंट है, जिसमें 8 देश मिलकर डायरेक्टली फंड करते हैं और मिलकर गवर्न करते हैं। ऐसा उदाहरण मेरे हिसाब से और नहीं है कोई। तो इसमें जो भावना थी जब ये यूनिवर्सिटी बनाई गई कि सार्क देश सारे बहुत संपन्न देश नहीं हैं, भारत सबसे आगे है लेकिन फिर भी उतना संपन्न नहीं है जितना विकसित देश थे उस समय। और शिक्षा के कुछ और रिसर्च के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हर देश को कुछ लोग चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, मासिफिकेशन की बात नहीं है, लेकिन कुछ चाहिए। तो उस समय ये सोचा गया कि यदि हम अकेले अकेले सारा कुछ विकसित करेंगे तो शायद साधनों की कमी रहेगी। यदि मिलकर एक विश्वविद्यालय बना लें, जो जितने ग्रेजुएट नेपाल को चाहिए, जितने बांग्लादेश को चाहिए, जितने पाकिस्तान को चाहिए, जितने भारत को चाहिए, वो टोटल मिला के प्रोड्यूस कर दे और खर्चा भी हम पूल कर लें, तो शायद ये हमारे लिए, सबके लिए संभव होगा और बाद में वो अपने अपने देश में जाके काम करें। तो इस आइडिया से ये विश्वविद्यालय शुरू हुआ और धीरे धीरे बढ़ता गया। सर, देखा जाए तो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में मैक्सिमम जो छात्र हैं जो पढ़ने के लिए आ रहे हैं वो शोधकर्ता ही हैं, रिसर्चर्स ही हैं। तो आपको नहीं लगता कि यूजी और पीजी पे और ज़्यादा फोकस करना चाहिए साउथ एशियन यूनिवर्सिटी? ये यूनिवर्सिटी मैंने आपको बताया एक कॉमन यूनिवर्सिटी उस सेंस में नहीं थी कि जिसमें BA-MA प्रोड्यूस करने हैं, क्योंकि वो तो हर देश में सुविधा थी ही। तो इसलिए इसमें तो ये था कि वो निश एरियाज जिनमें संसाधन ज़्यादा चाहिए, हाई एंड रिसर्च और एजुकेशन चाहिए, वही इसका प्रयोजन था। इसलिए ज़्यादा फोकस रिसर्च और पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन पर ही रखा गया। अभी भी ज़्यादा उसी पे रहेगा, लेकिन मेरा थोड़ा सा निश एरियाज जो अंडर ग्रेजुएट में भी आगे, जो आगे लिंक करेंगे रिसर्च और उससे, जैसे अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम काम कराएंगे तो हमारा फोकस ये होगा कि एग्रीकल्चर में उसका कैसे प्रयोग हो, मेडिसिन में उसका कैसा प्रयोग हो, क्योंकि ये जो सारे देश हैं ये एग्रीरियन कंट्रीज़ हैं। तो इनमें यदि एग्रीकल्चर में हमने प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल करना, वो सारे देश अपना अपना रिसर्च करेंगे तो वो पॉसिबल शायद नहीं होगा, या मतलब बहुत महंगा होगा। इसी तरह से डिज़ास्टर प्रिवेंशन है। अब डिज़ास्टर मैनेजमेंट में सब देश कोशिश थोड़ा बहुत कर ही रहे हैं, लेकिन यदि हम कंसंट्रेटेड 1-2 जगह करेंगे तो हम ज़्यादा विकसित काम कर पाएंगे। और कुछ चीज़ें बिल्कुल कॉमन हैं, जैसे लैंडस्लाइड्स है। अब वो हमारे देश में, उत्तराखंड में, हिमाचल में इसमें ये समस्या आती है, पर ये समस्या नेपाल में भी आती है, सेम समस्या है। तो रिसर्च एक जगह क्यों ना करें। इसी तरह से यदि मैं साइक्लोन्स की बात करता हूँ तो भारत का कोस्टल लाइन बहुत बड़ा है। मालदीव तो सारा ही कोस्टल है, श्रीलंका तो सारा ही कोस्टल है, बांग्लादेश में कुछ कोस्टल है। तो यदि हम साइक्लोन मैनेजमेंट के बारे में रिसर्च एक जगह करें और सारे देशों को उसको लाभ हो तो उसका फ़ायदा है। इसी तरह से क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबिलिटी, इन एरियाज़ पे एक जगह काम करने से सारे देशों को लाभ होगा। इस प्रयोजन के साथ चलेंगे आगे तो मुझे लगता है सब देश जिस पर्पस के लिए यूनिवर्सिटी बनी थी उसको सार्थक मानेंगे। देखा जाए तो भारत का योगदान बहुत ज़्यादा है और सार्क देशों की अपेक्षा अगर देखें तो उनका योगदान बहुत कम है। उनके योगदान को बढ़ाने के लिए क्या कदम आप उठाएंगे कि वो भी अपना योगदान बढ़ाएं? ऐसा है कि शुरू से ही ये एग्री हुआ कि लैंड और बिल्डिंग भारत देगा और भारत ने दी।
और बाकी जो जो खर्चा है एनुअल एक्सपेंडिचर जिसे कहते हैं, उसके लिए भी एक फार्मूला बना शुरू से ही कि कौन सा देश कितना देगा। और जहाँ तक मुझे पता लगा है कि वो फार्मूला बिल्कुल वॉलंटरीली रूप में बना, और उसमें लगभग 60% भारत का शेयर रहता है और बाकी 40% दूसरे देशों का रहता है। तो उसी सार्क देशों की ये भावना ही है कि जो भी डिसीजन हो कंसेंसस से डिसीजन हो। इसलिए हमारे यहाँ डिसीजन मतलब मेजॉरिटी से नहीं होते, कंसेंसस से होते हैं, क्योंकि किसी भी देश का उसमें मनमुटाव नहीं होना चाहिए। तो उस हिसाब से करते हैं और सब लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, सारे देश। गवर्निंग बोर्ड में सबके 2-2 मेंबर्स हैं। फंडिंग की ज़रूर बाकी देशों से कुछ समस्या कुछ समय के लिए रही, क्योंकि यूनिवर्सिटी भी ठीक नहीं ज़्यादा चल रही थी और उन देशों में भी कोई फंडिंग की समस्या कुछ थी। लेकिन अब मेरे आने के बाद सब देशों ने मुझे ये कहा है कि अब आप आ गए हैं, यूनिवर्सिटी चलेगी और हम सब फंड देंगे। अभी दिया एक आध नहीं है, थोड़ा बहुत, लेकिन सबका कमिटमेंट है। और आज भी मेरी बात सेक्रेटरी जनरल सार्क से हुई, तो लगता ये है कि आने वाले कुछ महीनों में वो फंडिंग की प्रॉब्लम भी सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। सर, देखा जाए तो वीज़ा एक बड़ी समस्या आती है। जो विदेश से पढ़ने के लिए भारत आना चाहते हैं, उसको लेकर उसको सॉर्ट आउट करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं अभी? ऐसा है, वीज़ा की जो प्रॉब्लम है सार्क देशों में से ज़्यादा तो अफ़गानिस्तान से है और कुछ हद तक पाकिस्तान से है। अब ये वीज़ा की प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें कई चीज़ें सीक्रेट भी होती हैं, कई कॉन्फिडेंशियल भी होती हैं, तो यूनिवर्सिटी डायरेक्टली कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कर सकती। हम जब ऑफ़र देते हैं एडमिशन का, उसके बाद पेपर्स प्रोसेस करते हैं। जैसे लास्ट ईयर कुछ दिक्कत आई तो हमने एडमिशन डेफर कर दिया कि आप चाहो तो इसी एडमिशन के बेस पे अगले साल भी आ सकते हो, वीज़ा में टाइम ले लो। तो जो विश्वविद्यालय जो कर सकता था वो हमने किया। मेरी विदेश मंत्री जी से भी बात हुई है, वो भी इस चीज़ को देखेंगे अपने हिसाब से। तो वीज़ा की एक ऐसी समस्या है जिसमें यूनिवर्सिटी डायरेक्टली बहुत नहीं कर सकती। एक इस बार हमने ये किया कि जिस देश से वीज़ा की थोड़ी समस्या आती है, सपोजिंग वहाँ की 2 सीटें हैं, तो हमने 5 बच्चों को एडमिशन दे दिया कि यदि उनमें से 2 को भी वीज़ा मिल गया तो हमारी सीटें पूरी हो जाएंगी। सार्क देशों के बाहर के जो छात्र हैं और सार्क देशों के जो छात्र हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित करने के लिए क्या रूपरेखा आपने अपनाई है? क्या आगे इनिशिएटिव लिया जाएगा आपकी तरफ से? देखिए, एक तो जो हमारा नॉर्मल 4 देशों में सेंटर बनाते हैं, तो इस बार जो हमने एक्स्ट्रा किया कि सारे देशों के न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट दिया, उनके यूजीसीज़ को लिखा कि आप अपने अपने इंस्टीट्यूशंस को, बच्चों को अवेयर कराइए सार्क यूनिवर्सिटी के बारे में। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का अब कैंपस बन गया है। कैंपस में छात्रों के लिए कौन कौन सी विशेष सुविधाएं आपने उसमें ऐड ऑन की? सुविधाओं का जहाँ तक सवाल है, अपना नॉर्मल कोर्स में जो भी छात्रों को चाहिए, अच्छी लाइब्रेरी, अच्छा कन्वेंशन सेंटर और अच्छी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, अच्छा हेल्थ सेंटर, वो सब उनको सुविधा दी जाती है। और इसमें पीएचडी छात्रों के लिए विशेष तौर पर सबके लिए ट्यूशन भी फ्री है, हॉस्टल भी फ्री है, और उसके साथ साथ 25,000 रुपये महीने का स्कॉलरशिप भी है। तो पीएचडी छात्रों के लिए तो ये एक बहुत ही आइडियल प्लेटफॉर्म है जिसमें कोई खर्चा नहीं और 25,000 रुपया महीना स्टाइपेंड भी मिलता है। मास्टर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से लगभग 1/3 को स्कॉलरशिप मिलता है और बाकियों को फीस देनी पड़ती है, लेकिन फीस बाकी यूनिवर्सिटियों के मुकाबले या आईआईटीज़ के मुकाबले कम है। नीट यूजी का पेपर लीक हुआ, जिसको लेकर काफ़ी शोर शराबा, बहुत हंगामा हुआ। एनटीए की कार्य प्रणाली को आप किस तरह से देखते हैं और क्या सुधार करना चाहिए कि इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं, जिस तरह से पेपर लीक हुआ है, वो दोबारा ना हो? एनटीए की व्यवस्थाओं के बारे में मैं ज़्यादा घुसा नहीं उसमें, लेकिन एनटीए को जो इंफ्रास्ट्रक्चर या जो अपना स्वरूप होना चाहिए था इतनी बड़ी संस्था का, वो मेरे हिसाब से नहीं हुआ, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंशियल और स्ट्रेटजिक काम आप सारा बोरोड मैन पावर से नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, आज के ज़माने में
24 लाख बच्चों का इम्तहान पेपर धन्यवाद, पेंसिल से बहुत कराना अच्छा इस अवसर मेरे के ख्याल लिए से and all the best. वैसे ही बहुत ठीक बात नहीं है। हमें ऑनलाइन ही करना चाहिए, टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जब हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं तो लीकेज का सवाल ही ख़त्म हो जाता है। हालांकि उसमें भी हमें बहुत प्रावधान करने पड़ते हैं, प्रोक्टिंग करनी पड़ती है, और क्वेश्चन बैंक का साइज़ बहुत मैटर करता है। हम यदि कई लाख क्वेश्चन नहीं बनाएंगे तो जो ऑनलाइन भी ज़्यादा सफल नहीं होगा। लेकिन एक बार यदि हम क्वेश्चन बैंक बना के ऑनलाइन कर दें तो फिर एक तो हम टेस्ट को महीना भर सेपरेट कर सकते हैं, हमें इतना भीड़ भड़का एक दिन में करने की जरूरत है। सर, जिस तरह से आपने सारी बातें कही, जिस तरह से आपने एनटीए में लूपहोल के बारे में बताया, जिस तरह से आपने साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के बारे में बताया, वो बेहद अहम आपका सुझाव रहा और हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत अच्छा इस अवसर के लिए एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो इसी के साथ फिलहाल इतना ही बुलेटिन में, दीजिए इजाजत। सहारा प्रणाम।